Good morning and welcome to Study IQ, my dear friends. A very, very, very happy new year to all my dear friends. यही मेरी प्रार्थना है कि जो 2021 है ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर साबित हो। आपको इतनी क्षमता मिले कि आप अपनी एनर्जी का राइट उपयोग कर पाएँ। इसी के साथ आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, क्योंकि सॉफ्ट अगर जीवन चलता रहेगा तो हम कभी भी, अगर ह्यूमन बीइंग्स के इतिहास को आप देखें तो जितने जितने चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं और जितने बड़े चैलेंजेस सामने आए हैं उतना ही हमने उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया है और इन चैलेंजेस से बाहर हम निकले। फॉर एग्जांपल कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो आज तक के हमारे इतिहास में कभी भी हमने कोई वैक्सीन 1 साल के अंदर डेवलप नहीं की है। राइट, 5 साल 10 साल ये नॉर्मली चला आता था, लेकिन 10 महीनों के अंदर हमने इसकी एक वैक्सीन निकाल दी। तो चैलेंजेस आर गुड अगर हमारा एटीट्यूड जो है चैलेंजेस के प्रति राइट हो तो 2020 के साथ आप जो आई कैंट डू इट वाला जो एक मंत्र था उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए और 2021 का एक नया मंत्र बना लीजिए, आई कैन डू इट। राइट, यस, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या फिर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ये एक मंत्र बना लीजिए। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, ये एम वेंकैया नायडू साहब ने लिखा है, ऐसे राइटिंग में आपको बहुत काम आ सकता है। फिर लेपर्ड काउंट के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट रिस्क और किसानों के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। न्यू ईयर सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट, ऊपर से 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। हमारा मोबाइल ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये 6 जनवरी तक ही ये ऑफर वैलिड है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, अनमास्क्ड रिफ्लेक्शंस ऑन द पेंडेमिक एंड लाइफ। लगभग पिछले 10 महीनों से हम मास्क पहन रहे हैं। कोविड-19 ने हमारे जीवन को कैसे डिस्टर्ब कर दिया है, या फिर जो एक नॉर्मल हमारा जीवन चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग के टाइम पर यह भी सोचा होगा कि क्या ये दुनिया का अंत है, क्या ये वायरस हम सबको तबाह कर देगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब ने कोविड-19 के लॉसेस को झेला है। कई लोगों की जॉब्स चली गई, कई लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए। राइट, कई देशों की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कई सरकारें गिर गई। ये सारी तो पैसों के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। जीवन की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अपने चहीते लोगों को, अपने लव्ड वंस को खो दिया हमेशा के लिए। टैलेंट की बात करें तो कल हम बात कर रहे थे कि हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पुलिसमैन, राइट, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग क्षेत्र के, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनका भी निधन हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये जो कोविड-19 है उसने हमें मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। और जब हमने मास्क पहना, राइट, ये थोड़ी एक फिलोसॉफिकल बात मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो आपको ऐसे राइटिंग में बहुत काम आ सकती है। कि आप कितना इमेजिन कर सकते हैं, आप एक चीज़ को कितने अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, क्या आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एनालिटिकल स्किल जो है वो आपको जीएस आंसर राइटिंग में तो डेफिनेटली काम आएगी ही, लेकिन इमेजिनेशन जो है ये आपको ऐसे राइटिंग में बहुत काम आ सकती है। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि ऐसे राइटिंग जो हैं, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर्स को देखें तो जनरली आप देखेंगे कि जीएस का स्कोर जो है, चाहे रैंक 1 हो, चाहे रैंक 75 हो, राइट, बहुत सारे ऐसे यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रैंक 600 जितना है या फिर 400 व्हाटएवर, राइट, 3 डिजिट में उनका रैंक है, लेकिन उनके जीएस के मार्क्स जो हैं वो टॉप रैंकर से भी
ज़्यादा होते हैं, लेकिन टॉप रैंकर्स जो हैं वो ऐसे और ख़ास करके ऐसे में फिर इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अचीव कर लेते हैं और फाइनली उनका स्कोर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रैंक वाइज, राइट। अगर आप देखें आपको जो सर्विसेज में जाना है तो ऐसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये एक आर्टिकल जो है इसमें कहा है कि जो मास्क, जब हमने मास्क पहना, राइट, तो चेहरे के ऊपर तो मास्क आ गया है, लेकिन हमारे जीवन के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था या फिर एक प्रकार का मास्क तो जो था वो जीवन का मास्क गिर गया और फिर हम सोचने लगे कि जीवन जो है इसका सही मतलब क्या है। दलाई लामा कहते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। इज़ इट आपको ही अगर मैं प्रश्न पूछूं कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो आई एम श्योर हम सब का आंसर जो है वो अलग होगा। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आज तक हम ये सारी चीज़ों के बारे में इतनी गहराई से सोच रहे थे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमने अपने आप को इतना बिजी बना लिया था। जो एक जीवन की रेस है या फिर कंपटीशन जो है अलग अलग, किसी की बिजनेस की कंपटीशन, किसी को पढ़ाई की, वॉट एवर इट इज़, राइट, हम अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे और दूसरी चीज़ों के ऊपर सोचने का, देखने का कभी हमें शायद वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन कोविड-19 ने सारी चीज़ों के ऊपर ब्रेक लगा दिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो महीनों तक, जो लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं या फिर कर सकते थे, वो लोग तो घर से थोड़ा बहुत काम करते ही थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको वक्त मिला कि वो आराम से बैठे और चीज़ों के बारे में सोचें। और ये सोचना जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं। आपके, मेरे, हम सभी के जो डिसीजंस हैं, हम कुछ एक डिसीजन, फॉर एग्जांपल हम एक जगह पर किसी चीज़, लेट्स से कि एक एम्प्टी पीस ऑफ लैंड है, राइट, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर हम वहाँ पर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स या फिर रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के। वहाँ पर बिल्डिंग बना ली, फ्लैट्स बना लिए या फिर एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बना ली। तो ऑफ कोर्स लोग वहाँ पर रहने जाएंगे, लोग घर खरीदेंगे, जो बिल्डर हैं उनको पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या हम इस चीज़ को गहराई से सोच रहे हैं कि एक बार एग्रीकल्चरल लैंड को आपने नॉन एग्रीकल्चरल कर दिया और उसके ऊपर कुछ चीज़ें आपने बना ली, राइट, सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया, उसके बाद कभी भी वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। सारी चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं लगभग बहुत सारी चीज़ें हम पैदा करने लगे हैं। आजकल तो वेजिटेबल्स जो हैं वो भी आप फैक्ट्री में, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, राइट, जहाँ पर वेजिटेबल्स उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल जापान में देखिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो अभी कुछ टाइम पहले हम बात भी कर रहे थे मीट के बारे में, प्रोसेस्ड, नॉट प्रोसेस्ड बट सिंथेटिक मीट। तो ये सारी चीज़ें हम अचीव करने, लेकिन क्या ज़मीन जो है, क्या हम नई ज़मीन क्रिएट कर सकते हैं? आप कहेंगे कि ये पाम आइलैंड्स जो हैं दुबई में, तो वो ज़मीन बनाए, लेकिन हाउ एक्सपेंसिव दैट इज़। तो ये एक राइट आंसर नहीं है कि हाँ हम ज़मीन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हम फेस करते आए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोविड-19 जितना बड़ा चैलेंज जो है वो आज तक हमने कभी फेस किया है। यहाँ पर एम वेंकैया नायडू साहब ने प्लेटो के बारे में भी बताया है। प्लेटो सेड फिलोसॉफी इज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ डायलॉग। फिलोसॉफी का मतलब ये होता है कि आप प्रश्न पूछते रहें, कॉन्स्टेंटली आप नए नए प्रश्न पूछ रहे हैं, और ख़ास करके डायलॉग। और यहाँ पर डायलॉग का मतलब है कि सेल्फ क्वेश्चन, आप अपने आप को प्रश्न पूछें कि कहाँ जीवन जा रहा है, क्या कर रहे हैं। और ये जो सेल्फ टॉक है वो लगभग हमारी बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफ। लेकिन कोविड-19 ने हमें सेल्फ टॉक करने पर भी आपके मजबूर कर दिया, आप कह सकते हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आप से बात करें। तो पेंडेमिक से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? अगेन ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इट इज़ अबाउट रीओरिएंटिंग आवर माइंडसेट।
हमारा जो माइंडसेट है उसको रीओरिएंट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम ग्रोथ के चक्कर में, क्वांटिटी के चक्कर में जो क्वालिटी थी उसको इग्नोर करते जा रहे थे, और हमारा जो एरोगेंस था एज अ ह्यूमन बीइंग, हम ये मानते थे कि हम सबसे, ये जो पिरामिड है, लाइफ जीवन का पिरामिड जो है, उसमें हम राइट एट द टॉप हैं। लेकिन ये बात गलत है। ये एक घमंड ही होगा हमारा अगर हम ये समझते हैं वी आर पार्ट ऑफ नेचर। ये जो पूरी एक नेचर की डिज़ाइन है, राइट, इस नेचर का एक हम पार्ट हैं। और अगर हम नेचर के साथ जीना सीखें, इट्स नॉट अबाउट सेविंग नेचर। जिसने हमें पैदा किया, हम उसको क्या बचाएं, लेकिन हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हम जो भी करें वो नेचर के साथ फिट बैठती है या नहीं बैठती है। ये एक नया मंत्र होना चाहिए ह्यूमन बींग्स का, राइट। सिर्फ ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट भी हमें चाहिए। हमें बैलेंस तरीके से जीना पड़ेगा, राइट, मॉडरेशन में। और हम, हमारा जीवन, वी डोंट नो अबाउट सेकंड लाइफ, थर्ड लाइफ, और जो भी अलग अलग रिलीजियन या फिर थियोलॉजी में जो बातें बताई हैं हमारे पास, हमने मीन्स वी कैन ओनली से कि यस आई बिलीव, राइट। इट्स लाइक हम मान सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन गारंटी तो नहीं है कि ऐसा है या नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने इसको शायद सॉल्व नहीं किया है। तो जितना भी वक्त है हमारा इस पृथ्वी के ऊपर, वी हैव टू मेक श्योर कि हम बैलेंस में जिए, मॉडरेशन में जिए, राइट, और इक्वानिमिटी और हार्मोनियसली सभी लिविंग बींग्स, सभी क्रीचर्स के साथ हम एक हार्मनी क्रिएट करें। ये हमारे जीवन का पर्पस हो सकता है। यही सबसे बड़ा लेसन है फ्रॉम कोविड-19, लर्न हाउ टू लिव। क्योंकि अब देखिए, ये जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, तो उसमें भी हमने देखा कि एक नया स्ट्रेन आ चुका है। अब सरकार ने भी ऑफिशियली बताया है कि जो वैक्सीनेशन है वो हमें, ये जो नया स्ट्रेन है उससे बचा लेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए अब हमें नई वैक्सीन ढूंढनी है। बट द थिंग इज़ कि कोविड-19 इज़ नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन। अगर हम ऐसे ही जीते रहे तो कोविड, मैंने कई बार आपको बताया है कि जो बीच में एक दीवार थी, बहुत सारी स्पीसीज मर गई, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जूनोटिक डिजीजेस जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के वर्ल्ड में आने लगे। तो ये आई थिंक एक शुरुआत है। अगर आज हमने राइट डिसीजंस नहीं लिए तो आने वाली जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो वी हैव टू लर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रेस, एज अ स्पीसीज, हमें जीवन जीना सीखना पड़ेगा। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। ये एक रिपोर्ट अभी सामने आया है, और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि 2014 से लेकर 2018 तक अगर आप देखें तो ये 4 सालों में, 2014 से 2018 में, तेंदुए जो हैं, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में 60% ज़्यादा हमें राइज देखने को मिला है, इंक्रीज बाय 60% इन 4 ईयर्स। अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। ये अपने आप में एक पहला ऐसा लेपर्ड को लेकर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, किसी भी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स को देखें, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब यह है कि वी आर, सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सक्सेसफुल। भले ही हमने कितना भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना किया हो, लेकिन हमारी स्पीसीज का सर्वाइवल जो है वो हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। सेम थिंग गोज विद एनी अदर एनिमल या फिर मैमल, कि अगर लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि लेपर्ड्स जो हैं वो जिन जिन जगहों पर हमें मिल रहे हैं वहाँ पर उनको खाना पीना मिल रहा है, सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, सेफ एनवायरनमेंट में, एंड थिंग्स लाइक दैट। टाइगर के नंबर्स जब सामने आते हैं, टाइगर्स के साथ जुड़े हुए नंबर्स, तो बहुत ज़्यादा बातचीत होती है टाइगर्स को लेकर। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि भारत का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर नहीं था। बताइए हमारा नेशनल एनिमल क्या था, और बाद में फिर टाइगर को रखा गया क्योंकि टाइगर के नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स होने लगे थे। तो टाइगर्स की जब भी बात, क्योंकि ये नेशनल एनिमल है हमारा,
तो दैट इज़ वन रीज़न। और टाइगर्स को लेकर, टाइगर्स जो हैं, टाइगर्स ये बिग कैट्स जो हैं, इसमें लेपर्ड्स भी आ गए, लायंस भी आ गए। तो एक जंगल में, एक फॉरेस्ट एरिया में अगर टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है, वो हेल्थी नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर सही चल रही है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जंगलों को काटने लगे, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस यानी कि जो ये आप कह सकते हैं कि व्हाट वी से डियर, राइट, हिरन हैं, फिर इस प्रकार के दूसरे जो एनिमल्स हैं, तो उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, तो उनके नंबर्स ड्रॉप होंगे। उनके नंबर्स अगर ड्रॉप होंगे तो उनका शिकार कर कर जीने वाले जो एनिमल्स हैं उनके नंबर्स ड्रॉप होंगे। और फिर एक टाइगर या फिर लायन, जब भी वो शिकार करते हैं तो जितना खाना वो खा सके उतना उन्होंने खा लिया, राइट। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आप कभी भी कोई ओवरवेट टाइगर, ओवरवेट एनिमल को नहीं देखेंगे, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स से बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनको जितना खाना खाना है उतना ही खाते हैं, हमारी तरह नहीं कि कोई क्वांटिटी के ऊपर लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं होता उन्होंने। तो जितना उन्होंने खाया उतना खा लिया, उसके बाद वो अपना शिकार जो भी बचा हुआ है उसको छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कई बार स्कैवेंजर्स कहते हैं, कि वो ऐसे एनिमल्स का शिकार नहीं कर पाते लेकिन जो लेफ्ट ओवर हैं उनको खाते हैं। तो सभी का कुछ ना कुछ रोल है, राइट। नथिंग गोज वेस्ट, सारी को एक चीज़ भी वेस्ट नहीं होती है जंगल में। सारी चीज़ें कुदरत के साथ कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म में मिल जाती है। तो टाइगर्स के नंबर्स जब भी आते हैं तो उसके बारे में बातचीत होती है, फ्रंट पेजेस के ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेपर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट आया, तो इतने सालों के बाद अगर ऐसा एक रिपोर्ट आता है तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न उठाता है कि क्यों हम लेपर्ड्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ कि लेपर्ड के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हमारे देश के 21 स्टेट्स में आपको लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 12,852 लेपर्ड्स हैं, लेकिन ये आर्टिकल लिखने वाले जो राइटर हैं उनका कहना यह है कि हमारे देश में 20,000 से भी ज़्यादा लेपर्ड्स हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये रिपोर्ट, भले ही हमें लगे इसका नाम है कि स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट, लेकिन ये डेडिकेटेड रिपोर्ट नहीं था। ये टाइगर्स के आंकड़े निकालने के लिए जो जंगल में रिपोर्ट कंडक्ट किया गया और उसके साथ साथ जो लेपर्ड्स के नंबर्स मिले तो उसमें से बनाया गया ये एक रिपोर्ट है। तो दिस रिपोर्ट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट। दूसरी चीज़ कि लगभग जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो इस रिपोर्ट में कवर नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी जगह रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, फिर कुछ ड्राई फॉरेस्ट हैं, फिर कुछ ऐसे हाई एलिवेशन यानी कि पहाड़ों पर, हिमालय के अलग अलग पहाड़ों पर आपको लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। फिर कॉफ़ी, टी, शुगर केन प्लांटेशन, इन सारी जगहों पर भी लेपर्ड्स हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे लेपर्ड्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 20,000 शायद हो सकता है, लेकिन अगर हमें इस स्पीसीज़ को बचाना है और इकोसिस्टम को और अच्छी तरीके से समझना है तो वी नीड मोर मनी, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ज़्यादा वक्त की आवश्यकता है, और एक डेडिकेटेड, ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं कि टाइगर का रिपोर्ट निकालने के लिए, टाइगर के आंकड़ों को समझने के लिए आप गए और फिर बाद में जो दूसरे एनिमल्स को आपने देखा तो उनका भी रिपोर्ट बना लिया। इट्स अ गुड, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वी नीड ए डेडिकेटेड रिपोर्ट ऑन लेपर्ड्स एज वेल। और इस रिपोर्ट में जो एरिया कवर किया गया है वो कुछ 92,164 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया गया है, लेकिन हमारे देश में लेपर्ड्स आपको 121,337 स्क्वायर किलोमीटर्स में मिलते हैं। कैमरा ट्रैप्स की बात करें तो कैमरा ट्रैप्स जो हैं वो 9,735 जगहों पर लगाए गए। यूनिट समवेयर अराउंड 26,838 कैमरास, अलग अलग इतने लोकेशंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको इतने एरिया में लेपर्ड्स को कवर करना है तो। और तभी हमें इसका एक बेटर ओवरव्यू मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
एक्लाइमेटाइजिंग टू क्लाइमेट रिस्क। एक्लाइमेटाइजिंग यानी कि आप जब भी कोई पहाड़ी रीजन में जाते हैं तो आपको एक्लाइमेटाइज होना पड़ता है, वहाँ पर सेट होना पड़ता है। जब हवा जो है वो पतली हो जाती है, आपने कई बार सुना होगा इसको कि बहुत ही थिन एयर हो जाती है, तो वी हैव टू गेट यूज टू विथ इट, उसके बाद आप और ज़्यादा ऊपर चढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के न्यूज़ सेक्शन में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आपको सीवियर कोल्ड वेव देखने को मिली है। और इस बार की जो विंटर हैं वो काफ़ी सीवियर हो सकती हैं, काफ़ी लंबी सीज़न हो सकती हैं विंटर की, बिकॉज ऑफ ला नीनिया। ला नीनिया, एल नीनो का आपने नाम सुना होगा, एल नीनियो। तो ये पैसिफिक ओशियन है, एज यू कैन सी हियर, ये दो अलग अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पर मैं इसको बी कह देता हूँ, दिस इज ए। तो एल नीनियो में क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये चाइना, जापान, राइट, एंड हियर यू हैव यूएसए, साउथ अमेरिका के देश हैं यहाँ पर। तो गर्म पानी जो है वो विंड जो है वो इस तरफ होती है और सरफेस के ऊपर जो इक्वेटोरियल रीजन में गर्म पानी जो होता है वो इस तरफ चला जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बारिश और ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे रीजन में सूखा हमें देखने को मिलता है। लेकिन ला नीनिया के टाइम पर जो गर्म पानी है वो ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है और विंड्स जो है वो इस तरफ पड़ने लगती है और जो सरफेस के ऊपर जो गर्म पानी है वो इस तरफ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर ठंडा पानी होता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। और ला नीनिया की वजह से भारत में बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन इसी के साथ साथ जो विंटर है उसके ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होती है। तो ला नीनिया की इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ला नीनिया की वजह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा, नहीं। 2021 के बारे में ये कहा जाता है कि ये आज तक का, जब से हमने रिकॉर्ड रखने की शुरुआत की है, 2021 जो है वो सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कितने सारे एक्सट्रीम इवेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। A recent report by Council on Energy, Environment and Water found that 75% of districts in India, home to over half the population, were vulnerable to climate risk. हमारे देश के 75 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आपको 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, भारत की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये एक्सट्रीम क्लाइमेट रिस्क से वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल यानी कि इन जगहों पर इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। दूसरे आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें, 1970 से 2005 के बीच में अगर देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 35 ईयर्स, इजंट इट। तो ये 35 ईयर्स में 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स रजिस्टर हुए। 35 सालों में 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। लेकिन 2005 के बाद, सी हियर, द कंट्री रिकॉर्डेड 250 इवेंट्स आफ्टर 2005 अलोन। 2005 से लेकर 2020, 15 सालों में 310 एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिले। और 1990 से 2019, ये 30 ईयर्स को आप देखें तो हमारे देश को $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। $100 बिलियन। तो सारे आंकड़े यही बताते हैं, नुकसान भी बढ़ रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो भी बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। और अगेन यू रिलेट दिस आर्टिकल विथ वेंकैया नायडू साहब ने जो बताया, उनका जो आर्टिकल है जो हमने डिस्कशन की उसके साथ आप इस चीज़ को रिलेट कीजिए। ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स जब बढ़ जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड्स होती है। तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, लोगों की मृत्यु होती है। और इसमें भी हेवी रेनफॉल और इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ों का जो राइज है ये 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू 1970। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे साइक्लोन्स आने लगे हैं, उनकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो चुकी है। और 40% जितने भारत के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यहाँ पर आपको स्वेपिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रही है। स्वेपिंग ट्रेंड्स यानी कि जिन जगहों पर ज़्यादा फ्लड्स हो रहे थे वहाँ पर अब सूखा पड़ने लगा है, और जिन जगह पर सूखा हो रहा था उन जगहों पर ज़्यादा बारिश होने लगी है।
तो सारी आपकी मिट्टी, आपके क्रॉप्स, सारी चीज़ें जो हैं इससे अफेक्ट करेगी। अगर फॉर एग्जांपल गेहूं की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, राइट, तो कॉटन जो है उसको थोड़े सनी डेज चाहिए। अब कॉटन का क्रॉप जो है वो नियरली तैयार होने को है, और वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो देश को ही नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा, कॉटन की प्राइस बढ़ जाएगी, आपके कपड़े जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, राइट। तो हर एक व्यक्ति को इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी, उनके जीवन के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यह बताया है कि 2021 जो है इसको मेक इट और ब्रेक इट ईयर के तौर पर उन्होंने टैग किया है कि ये एक ऐसा साल है कि अगर चीज़ों को आपने नहीं संभाला, आइदर यू मेक इट और ब्रेक इट, या तो संभाल लीजिए या फिर अपॉर्चुनिटी जो है वो धीरे धीरे चीज़ें जो हुए हैं वो हमारे हाथों से छूटने लगेगी। इंडिया शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन। भारत को क्या करना चाहिए, हमें एक एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन बनाना चाहिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ये हैं। एक तो ये जो डेटा है, क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ डेटा, वेदर के साथ जुड़ा हुआ डेटा जो है वो हम हर एक लेवल तक, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल तक, हम सब ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्मार्टफोन्स यूज़ करने लगे हैं। तो हमारे स्मार्टफोन में वेदर के साथ जुड़ी हुई अलर्ट्स, क्लाइमेट के साथ जुड़े हुए जो चेंजेस हैं वो हम तक अगर पहुंचने लगेंगे, अच्छे इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफ्स, और हम समझ सके ऐसी भाषाओं में, लोकल भाषा में अगर हमें ये ऐप्स मिल जाएं और ये डेटा हर एक तक, और ऐसा नहीं कि अगर कोई रेगिस्तान में रह रहा है तो सिर्फ गर्मी के साथ जुड़ा हुआ डेटा, उस ऐप में एक ब्रीफ में कितनी बारिश हो सकती है, किन जगहों पर क्या क्या हो रहा है, ये सारे अगर चेंजेस आते रहें तो धीरे धीरे ये हमारे जीवन के पार्ट बन जाएंगे, और फिर हम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं लेकिन दूसरे रीजन के प्रॉब्लम्स और उनके इश्यूज को भी समझने लगेंगे। दूसरी चीज़, जो ट्रेडिशनल हमारी नॉलेज थी उसका हमें सदुपयोग करना पड़ेगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनकी जो नॉलेज है, कैसे हम चीज़ों को कंजर्व कर सकें, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलास हमारे पास होना चाहिए। कहाँ पर सुनामी आ सकती हैं, कहाँ पर अर्थक्वेक हो सकते हैं, कहाँ पर साइक्लोन के इश्यूज़ हैं, राइट, किन जगहों पर फसलें बर्बाद हो सकती हैं, कहाँ पर ज़्यादा हीट स्ट्रेस हैं, कहाँ पर पानी का स्ट्रेस होगा, कहाँ पर डिजीज़ स्प्रेड होने के ख़तरे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एटलास्ट, और आई वुड से ये एक इंटरएक्टिव होना चाहिए, एक रियल टाइम इसमें अपडेट्स आती रहें, और अगेन इसका उपयोग हम हमारे मोबाइल में कर सकें, कंप्यूटर में कर सकें, ऑफिसेस में स्क्रीन्स में ये चीज़ें दिखाई जाए, और कैंपेन के तौर पर इसके बारे में हमें अपडेट किया जाए, फैक्ट्स सिखाया जाए। तो आई थिंक एक एक इंडिविजुअल तक ये चीज़ पहुंच सकती है। फिर हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की आवश्यकता है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर पब्लिक फंडिंग, इंडिविजुअली अगर आप 10 रुपये भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, अगर आप साल में 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, 10 रुपये देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, राइट, वो कंट्रीब्यूट कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आए, और सभी को, पॉलिसी मेकर्स यानी कि गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री और कॉमन सिटीजन्स जब मिलकर एक्शन लेंगे तब जाकर हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। एंडिंग द डेड लॉक, ये किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। किसान जो हैं ये 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी डिमांड ये है कि ये तीनों के 3 लॉज को सरकार डिलीट कर दे, उसके बाद फिर से कंसल्टेशन हो, और उसके बाद नए लॉज अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ले आ सकते हैं। अब लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट की है, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी लॉ को डिलीट कर देंगे, आपने लॉ बनाया और आपने लॉ डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि फ्यूचर में आप कोई भी लॉ लेकर आएंगे, किसी ना किसी कम्युनिटी को, किसी ना किसी ग्रुप को वो पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, और फिर लोग ऐसे डिमांड करेंगे कि आप चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। तो गवर्नमेंट की ये मीन्स गवर्नमेंट की सोच ये भी हो सकती है, मीन्स ये होगी ही फॉर श्योर कि आप लॉज को डिलीट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट ने इन लॉज को लेकर इतनी कोई खास कंसल्टेशन नहीं की, इसकी वजह से ही ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ
आई वॉन्ट से ब्रेक थ्रू, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को ईजी करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग को लेकर किसानों को पीनलाइज नहीं किया जाएगा, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये एक सॉल्यूशन है। आई एम नॉट श्योर वेदर मैं इसको सॉल्यूशन कह सकता हूँ या नहीं, क्योंकि स्टबल बर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें रोकना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि पावर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अगेन मैं किसानों का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, राइट, आई डोंट थिंक सो मैं किसी भी ऐसी चीज़ों का विरोध करता हूँ, हाँ गलत चीज़ों का ऑफ कोर्स। लेकिन किसानों की बात, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो किसानों को ये भी समझना है कि जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो जो मोटर्स हैं, वाटर निकालने के लिए, जो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ग्राउंड वाटर जो हैं उसको जितना चाहिए उससे कई ज़्यादा उसका इस्तेमाल, आप अलग अलग रिपोर्ट्स देखेंगे तो हमारे देश के किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 70% जितना पानी जो है फ्रेश वाटर वो हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। फिर किसानों की डिमांड ये है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। कुछ टाइम पहले डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने इसको डिटेल में समझाया था कि ये जो गारंटीड एमएसपी है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि होगा ये कि अगर आपको गारंटीड एमएसपी, एक लॉ बन जाएगा एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। लेट्स से कि चावल की प्राइस गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है वो कर दी 10 रुपीज़ पर किलो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। तो जब मार्केट में किसान चावल लेकर आएंगे तो जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो चावल नहीं खरीदेंगे, राइट। वो कहेंगे किसान को कि अगर 8 रुपये आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना हमें चावल नहीं चाहिए। क्योंकि अब लीगलाइज्ड एमएसपी हैं तो किसान किसके पास जाएंगे? सरकार के पास, कि मार्केट में हमें 8 रुपये मिल रहे हैं, आपने 10 रुपये की गारंटी दी है, हमें 10 रुपये में ये दे दीजिए। या फिर ट्रेडर्स, जब आप लीगलाइज करेंगे तो ट्रेडर्स ये 8 रुपये में चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। आज अभी तक ऐसा होता था, राइट। अगेन मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैंने थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन देने में एक पॉइंट में मिस कर गया। आज की सिचुएशन जो है वो ऐसा है कि 10 रुपये पर किलो किसी भी चीज़ की कीमत है, एमएसपी है इसकी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अगर मार्केट में 8 रुपये आपको मिल रहे हैं तो आप सरकार को ये बेच सकते हैं। जब आप लीगलाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई 8 रुपये ऑफर नहीं कर पाएगा। अगर किसी प्राइवेट ट्रेडर को आपसे चावल खरीदने हैं तो वो 10 रुपये उनको पे करने ही पड़ेंगे। अगर 10 रुपये से कम पैसों में वो खरीदेंगे तो उनको सज़ा हो सकती है। तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा, राइट। अब होगा ये कि ट्रेडर्स जो हैं वो सामान खरीदेंगे ही नहीं, तो सारा सामान किसको खरीदना पड़ेगा? सरकार को। अब सरकार पूरे देश के चावल को क्या करेगी? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर ये किसान, ये जो ट्रेडर्स हैं वो सरकार के पास जाएंगे और कहेंगे कि अगर 8 रुपये में देना है तो दीजिए, वरना हमें नहीं चाहिए। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, सरकार के पास ये कैपेसिटी तो है नहीं कि देश के सारे चावल को वो स्टोर कर सकें। तो सरकार को 2 रुपये का नुकसान लेकर ये चावल जो हैं वो बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें समझना है। तो इसका कोई एक सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। ये लीगल गारंटी जो है वो आई डोंट थिंक सो इज़ सस्टेनेबल। 4 जनवरी 2021 को एक मीटिंग होगी किसान के लीडर्स और सेंट्रल मिनिस्टर्स के बीच में। और एक चीज़ हमें ये भी समझनी है कि ये जो एजिटेशन है ये पूरे देश में नहीं है। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट का फ़ायदा उनको मिलता था, तो ये किसान ये चीज़ को लेकर नाराज़ हैं। ये बिल्स को लेकर हमारे देश के अलग अलग किसानों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हैं जिसके हेड हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। तो उनकी कमिटीज़ और दूसरी ऐसी कमिटीज़ ने बहुत सारे सॉल्यूशंस और सजेशंस दिए हैं, तो उनको एनालाइज करना, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को निकालना। एंड अगेन एंगेजमेंट, राइट, एंगेजिंग विथ फार्मर्स, किसानों के साथ बातचीत, यूनियन किसानों के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बातचीत करना, राज्य सरकार, फिर ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक MS स्वामीनाथन एक्सेट्रा, तो सभी के साथ डिस्कस करके कोई इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस न्यू ईयर सेल। आई विल सी यू सून। एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।